हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि जेके बोस क्लास 10th के स्टूडेंट्स ने साइंस का पेपर दिया, जिसमें आपका पेपर जो था वो 3 सीरीज़ में आया हुआ था, एक्स सीरीज़, वाई सीरीज़ और जी सीरीज़। देखिए इसमें क्या हुआ, मैंने पिछले वीडियो में किस सीरीज़ को डिस्कस किया, जेड सीरीज़ के सेक्शन ए को डिस्कस किया, लेकिन सुनने में आया है कि जो एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ है उसमें सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चन डिफरेंट आए हुए थे एज कम्पेयर टू जेड सीरीज़। मैं इस वीडियो में एक वाई सीरीज़ जो है, इसी वाई सीरीज़ के उन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं जो जेड सीरीज से डिफरेंट है। ठीक है, जेड सीरीज से जो भी सेक्शन ए में डिफरेंट है वाई सीरीज के, मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, यानी फिर से मैं बताता हूं, मैंने जेड सीरीज के सेक्शन ए को डिस्कस किया, लेकिन जो एक्स सीरीज और वाई सीरीज है उनमें जो सेक्शन ए है उनमें भी कुछ क्वेश्चन डिफरेंट आए हुए थे। इस वीडियो में मैं वाई सीरीज पेपर के सेक्शन ए के उन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं जो जेड सीरीज से अलग है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, A ray of light going from water into air, will it bend towards the normal? इसी तरह का सेम क्वेश्चन सीरीज जेड में भी पूछा गया था। उसमें क्या पूछा गया था, A ray of light going from glass air to glass, यानी from air to glass slab। वहां पर पूछा गया था क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर है या लेस देन है टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैंने उसमें डिटेल में डिस्कस किया। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, ए रे ऑफ लाइट, मैं यहाँ पर पहले वाटर को बनाता हूँ, आप मान लो ये वाटर है। ठीक है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर टू एयर, यानी वाटर से, ये मान लो आप एयर है बाहर और ये है वाटर। रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर से वाटर में। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, मैं यहां पर पहले नॉर्मल को बनाता हूं, ये मान लो आप नॉर्मल है। ठीक है, यहां पर मैंने नॉर्मल बनाया। क्या होता है, मैंने आपको बताया है, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंजर में जाती है तो वो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन जब रे ऑफ लाइट डेंजर से रेयर की ओर जाती है तो ये बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपको पता होगा कि वाटर मोर डेंजर है एज कंपेयर टू एयर, तो लाइट जब वाटर से एयर की ओर जाएगी, यानी डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम, तो ये बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या होगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका जवाब क्या आएगा, नो। इसने क्या कहा है, क्या ये बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, नो, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज लाइट गोज फ्रॉम वाटर इनटू एयर, दैट इज फ्रॉम डेंजर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, अगर इसी तरह का क्वेश्चन पूछा होता कंपैरिजन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसका क्या आता, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्योंकि ये बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसका जवाब आएगा नो, नो, इट विल नॉट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। नेम द मिरर विच कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस सीरीज में क्या पूछा गया था, नेम द मिरर विच गिव इरेक्ट, और वहां पर पूछा गया था डिमिनिश्ड। तो उसका क्या आता, जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर क्या करता है, वो इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, लेकिन यहां पर पूछा गया इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, तो इसका जवाब आएगा कनकेव। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट की इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनाता है। ठीक है, वो जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बट डिमिनिश्ड। तो इसका जवाब क्या आएगा, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लेंस हैज पॉजिटिव पावर, किस लेंस का पावर पॉजिटिव होता है। ये आप आसानी से फार्मूला से भी पता लगा सकते थे। किस तरह, पावर ऑफ ए लेंस की फार्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई फोकल लेंथ इन मीटर्स, फोकल लेंथ इन मीटर्स। देखिए 1 तो प्योर नंबर है, ये पॉजिटिव है, तो पावर कब पॉजिटिव बनेगा, जब फोकल लेंथ इन मीटर्स क्या होगा, पॉजिटिव। यानी पावर कब पॉजिटिव होगा, पावर कब पॉजिटिव होगा, जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ किस लेंस की पॉजिटिव होती है, कन्वेक्स लेंस की। जो कन्वर्जिंग लेंस होती है, ये कैसे आप पता लगा सकते हो कि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इस तरह भी। ये मान लो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे जाती है वो कहां से पास होती है, फोकस से। ठीक है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये इनको एक्चुअली मीट करवाएगी कहां पर, फोकस पर। अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्टिकल सेंटर है बीच में लेंस के, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जो मेजरमेंट हम लेते हैं वो क्या होती है, या ऑप्टिकल सेंटर से राइट जो हम लेते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ क्या होगी इसकी, पॉजिटिव। किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कन्वेक्स लेंस की, कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस की। अगर इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव। तो इसका जवाब क्या आएगा, कन्वेक्स लेंस। क्या जवाब आएगा, कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, इसका आर ऑप्शन क्या आया था, मैं इसको इरेज करता हूं यहां पर। इसका आर ऑप्शन क्या आया था, A diverging lens has focal length इतना, what is the power। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाइवर्जिंग लेंस किसको हम कहते हैं, कनकेव लेंस को। किसको,
कनकेव लेंस को। अब सिंपली बताओ कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव। अभी हमने किसका देखा था? कन्वर्जिंग लेंस का यानी कन्वेक्स लेंस का। ये क्या है? डाइवर्जिंग लेंस यानी कनकेव लेंस। इसका फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव। तो यहां क्या दिया गया है? पॉजिटिव। हमें साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना है। यहां हमें क्या करना था? फार्मूला तो यही लगानी थी पावर निकालने के लिए। कौन? P इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो पावर किसके बराबर निकलता? 1 डिवाइड बाई फोकल लेंथ इन मीटर्स। लेकिन फोकल लेंथ क्या होगी? यहां पर तो पॉजिटिव दिया गया है, लेकिन डाइवर्जिंग लेंस है, इसका फोकल लेंथ हमें नेगेटिव लेना है। कितना लेना है? -0.10 मीटर। -0.10 मीटर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? पावर इज इक्वल टू -100/10। -100/10। 0 0 कैंसल। पावर कितना निकलेगा? -10 डायोप्टर। यानी इसका जवाब क्या आता? -10 डायोप्टर। कितना जवाब आता? -10 डायोप्टर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये गलत हो गया होगा, उन्होंने 10 डायोप्टर लिखा होगा, उन्होंने ये नहीं देखा होगा कि ये डाइवर्जिंग लेंस है यानी ये कनकेव लेंस है। यहाँ फोकल लेंथ तो पॉजिटिव दी गई है, लेकिन लेना क्या था? नेगेटिव। तभी तो पावर क्या निकलता? -10। तो इसका जवाब क्या था? P इज इक्वल टू -10 डायोप्टर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। द कलर्ड लाइट हैविंग द मैक्सिमम स्पीड इन ग्लास प्रिज्म। क्या बताया गया? मैक्सिमम स्पीड किसकी होगी? कलर की। किस कलर ऑफ लाइट की होगी मैक्सिमम स्पीड इन ग्लास प्रिज्म? ठीक है, प्रिज्म लेता हूं मैं। उस जर सीरीज वालों को क्या पूछा गया था? प्रिज्म में क्या क्या होता है? इसमें एक तो डिस्पर्शन होता है, एक तो रिफ्रैक्शन होता है और डेविएशन होता है। वहां पर ऑप्शन दिया गया था और एक फोकस्ड। तो इसका जवाब आता फोकस। वहां पूछा गया इनमें से प्रिज्म में क्या नहीं होता है? डिस्पर्शन भी होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन भी होता है और डिविएशन भी होता है, फोकसिंग नहीं होता है। ठीक है, आपको क्या पूछा गया है? एक प्रिज्म है, इसमें जो मैक्सिमम स्पीड किस कलर की होगी? देखिए, जब इसमें व्हाइट लाइट पड़ती है तो व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टेंट कलर्स में टूट जाती है। 7 कॉन्स्टेंट कलर्स में। मैं रेफरेंस के लिए 3 बनाता हूं। ठीक है, एक बनाता हूं मैं जो सबसे ज़्यादा डिविएट होती है वायलेट, एक बनाता हूं मैं रेड जो लीस्ट डिविएट होती है, और बीच वाली बनाऊंगा येलो। ठीक है, ये डिविएट होती है। ठीक है, डिस्पर्स होती है यानी व्हाइट लाइट टूट जाती है 7 कॉन्स्टेंट कलर्स में। ठीक है, अब क्या पूछा गया? सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी ग्लास प्रिज्म में? मैं आपको ये बताता हूं, आपको याद रखना है स्पीड ऑफ कलर ऑफ लाइट, यानी जो कलर ऑफ लाइट है उसकी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये आपने याद रखना है, यानी जिस कलर ऑफ लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्पीड क्या होगी ग्लास प्रिज्म में ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ कौन से कलर होते हैं, VIB GYOR विबगियर। ठीक है, जितना हम इधर की ओर जाता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। सबसे कम किसकी होती है? वायलेट की। तो जितना हम वायलेट से रेड की ओर जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज। ठीक है, जितना वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? इंक्रीज, है ना। स्पीड ऑफ कलर क्या होगी? इन प्रिज्म इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा कौन तेजी से भागेगा प्रिज्म में? रेड में। रेड, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। सबसे सुस्त, सबसे स्लो कौन पास हो जाएगी थ्रू प्रिज्म? वायलेट। ठीक है, अगर डिविएशन का पूछा जाए तो डिविएशन डिक्रीज होता है इसकी ओर, क्योंकि क्या होता है? सबसे ज्यादा डिविएट कौन होता है? वायलेट। सबसे लीस्ट डिविएट रेड। ठीक है, यानी अगर हम वायलेट से रेड की ओर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ता है और स्पीड भी बढ़ती है, लेकिन डिविएशन कम हो जाती है। डिविएशन, क्योंकि स्पीड बढ़ती है तो डिविएशन कम हो जाती है। देखिए, अब क्या पूछा गया? इनमें से सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? हम अब ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। अगर मैं यहां लिखूंगा VIB GYOR, ठीक है, नीचे की ओर वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, बढ़ती है, तो स्पीड क्या बढ़ेगी? आप देखना नीचे से ही, देखिए रेड ऑप्शन में नहीं है, काट लो। ऑरेंज ऑप्शन में नहीं है, येलो ऑप्शन में है, तो इसकी वेवलेंथ बाकी कलरों से क्या है? ज्यादा, तो इसमें इसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा। इसका जवाब आता है येलो। क्या आता है? येलो। यानी येलो कलर ऑफ लाइट की मैक्सिमम स्पीड होगी ग्लास प्रिज्म में इन ऑप्शंस में। अगर आपको ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर लिखो, तो ऑर्डर क्या लिखते हैं आप? देखिए, पहले कौन आता है? येलो की सबसे ज्यादा स्पीड होती, उसके बाद क्या आता है? ग्रीन, तो ग्रीन की होती, फिर क्या आता है? ब्लू, फिर क्या आता है? वायलेट। यानी सबसे कम स्पीड किस कलर की होगी? वायलेट की। सबसे ज्यादा येलो की इन ऑप्शंस में। ठीक है, ये आप ऑर्डर भी लिखते हैं अगर आपको ऑर्डर कहने को लिखता। शॉर्ट में याद रखना है, वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ कलर, स्पीड ऑफ कलर ऑफ लाइट इन प्रिज्म। जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी वो तेजी से प्रिज्म में पास हो जाएगी। तो इसका जवाब क्या था? वायलेट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ AC
जनरेटर एंड डीसी जनरेटर, विच वन यूजेस कम्यूटेटर। कम्यूटेटर किस में हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपने याद रखना है। कम्यूटेटर हम इस्तेमाल करते हैं डीसी जनरेटर में। किस में इस्तेमाल करते हैं, डीसी जनरेटर में। डायरेक्ट करंट जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसमें हम कम्यूटेटर इस्तेमाल करते हैं। कम्यूटेटर क्या करता है, ये करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होने देता है, ये करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होने देता है। उससे जो रिजल्टिंग करंट बनता है तो वो कौन सा होता है, डीसी यानी डायरेक्ट करंट, इसलिए हम इसको कहते हैं डीसी जनरेटर। इसके बारे में जो एसी जनरेटर होता है उसमें एसी करंट प्रोड्यूस होता है, तो उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, उसके लिए उसमें होते हैं स्लिप रिंग्स। ठीक है, आई होप इसका जवाब क्या आएगा, डीसी जनरेटर। क्या आएगा जवाब, डीसी जनरेटर। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट व्हाट हैपन टू द करंट। देखिए शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब लाइव और न्यूट्रल वायर का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। जब जो ये दो वायर कंबाइन होते हैं, कांटेक्ट होता है, तो देयर इज ट्रमेंडसली इंक्रीज इन द करंट। इसका जवाब क्या आता है, देयर इज इंक्रीज इन द करंट इन द सर्किट, यानी सर्किट में करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जुड़ जाते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो उसे शॉर्ट सर्किट होता है। उसकी वजह से जो रिजल्टिंग करंट होता है इन द सर्किट वो ट्रमेंडसली इंक्रीज करता है और उससे डैमेज होता है। यानी इसका जवाब क्या आता है, देयर इज ट्रमेंडस इंक्रीज in the current when there occurs short circuit। मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसने प्रिपेयर किया, ये आपने याद रखना है, ये इजी है, इसका आएगा बोहर। बोहर ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल को प्रिपेयर किया। किसने, बोहर ने। किसने, बोहर ने। नेम द फंक्शनल ग्रुप विच आकर्स इन द मिडल ऑफ द कार्बन चेन। देखिए कार्बन चेन अगर मैं आर से डिनोट करूं तो फिर अगर आपने देखा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या आता है, COOH। ठीक है, अल्डिहाइड्स क्या आता है, CHO। लेकिन ये क्या आते हैं, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप से, यानी कार्बन चेन के एंड पर आते हैं ना। लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप है जो मिडल में आता है कार्बन चेन को, जैसे आपने देखा होगा RC डबल बॉन्ड OR, यहां से भी कार्बन चेन, यहां से भी कार्बन चेन, बीच में आता है ये फंक्शनल ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं, कीटोन। यानी कौन सा ग्रुप है वो, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप कहां आता है, कार्बन चेन के बीच में। बाकी जो भी है, फॉर एग्जांपल ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये कार्बोक्साइल ग्रुप है, जो ये है CHO ग्रुप, ठीक है, अल्डिहाइड का ग्रुप है, ये कहाँ आते हैं, कार्बन चेन के लास्ट में, टर्मिनल में। लेकिन सेंटर में, बीच में कौन आता है, कीटोन ग्रुप। इसका जवाब क्या आता है, कीटोन ग्रुप। ठीक है, ठीक है, इसका आर आया था, व्हाई डज इथाइन बर्न विद सूटी फ्लेम। जो इथाइन है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एसिटाइलिन भी, क्या कहते हैं, एसिटाइलिन, ये सूती फ्लेम क्यों प्रोड्यूस करता है जब हम उसको जलाते हैं। आपने फ्लेम टेस्ट पढ़ा होगा, आपने फ्लेम टेस्ट पढ़ा होगा, यानी इसमें पढ़ा होगा आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं विद ब्लू फ्लेम। ठीक है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये बर्न होते हैं विद येलो फ्लेम एंड सूती, येलो एंड सूती फ्लेम। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, अगर आपको कभी पूछा गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन का जो कंटेंट होता है, कार्बन का कंटेंट लेस होता है। क्या होता है, कार्बन का कंटेंट लेस होता है। जब कार्बन का कंटेंट लेस होता है तो सारा कार्बन लगभग बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसकी वजह से रेजिड्यू नहीं बनता है, कंप्लीट कंबस्टन होती है और फ्लेम जो प्रोड्यूस होती है वो होती है ब्लू। जो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें कार्बन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, कार्बन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, उससे सारा कार्बन बर्न नहीं हो पाता है, उससे सारा कार्बन बर्न नहीं हो पाता है, यानी इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है। इनकम्प्लीट कंबस्टन जब होती है तो वहां पर क्या होता है, जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो होती है येलो, और ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्टन यहां सूती फ्लेम बनती है। क्या बनती है, इसको हम कहते हैं फ्लेम टेस्ट, इसको हम कहते हैं फ्लेम टेस्ट। तो इसका जवाब क्या आता है, बिकॉज इथाइन और एसिटिलीन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इट हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ, यानी इसमें बहुत सारा अमाउंट होता है कार्बन का, वो सारा बर्न नहीं हो पाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हेंस देयर ऑकर्स इनकम्प्लीट कंबस्टन एंड जो फ्लेम बनती है वो बनती है सूती एंड येलोविश। ठीक है, इसका जवाब यही आता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। द नोबल गैस हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, ये बहुत आसान है। नोबल गैस, ओनली नोबल गैस, एक ही नोबल गैस है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, वो है हीलियम। यानी हीलियम वाहिद है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, बाकी जो भी है उनके कितने होते हैं, 8। ठीक है, इसका जवाब क्या आएगा, हीलियम, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल, वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो वाटर होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टल में। क्रिस्टल तो होता है सॉलिड, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें वाटर्स कुछ होते हैं अकोमोडेट, उनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपने पढ़ा होगा CuSO4 5 टाइम्स वाटर। ठीक है, जो ये डॉट के बाद हम लिखते हैं ना ये वाटर मॉलिक्यूल्स, इनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ। लेकिन यहाँ पूछा गया कितने, देखिए अगर इसमें पूछा जाएगा इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है,
5। लेकिन यहाँ किसका पूछा गया, सोडा, वॉशिंग सोडा क्रिस्टल। वॉशिंग सोडा की फार्मूला क्या है, Na2CO3 डॉट 10 टाइम्स वाटर। तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होंगे, 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके मतलब इसको जानने के लिए आपको फार्मूला का पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसका जवाब क्या आएगा फिर 10, तो ऑप्शन सी आएगा जवाब। ठीक है, डू ऑल सेल्स यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, नो, इसका जवाब आएगा नो, क्योंकि जो सेल्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है, एनर्जी बनाती है, इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन कुछ सेल्स तो एनारोबिकली भी मतलब रेस्पायर करती है, जैसे हमारे मसल सेल्स, ठीक है, जैसे यीस्ट, ये क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी ये भी एनर्जी बनाते हैं, ये भी एनर्जी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, लेकिन ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका आएगा नो, ऑल सेल्स डोंट यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, आई होप आपको इसको जवाब समझ आया होगा, इसका आएगा नो सिंपली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेम द ऑर्गेनिज्म विच इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें दो चीज, एक होता है पैरासाइट, एक होता है होस्ट। ये पैरासाइट या तो इस होस्ट की बॉडी पे रहता है या होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है। इसमें क्या होता है, ये होस्ट अपना एनर्जी मतलब फूड किससे डिराइव करता है, पैरासाइट फूड डिराइव करता है फ्रॉम होस्ट, और वहीं पर शेल्टर भी लेता है, यानी ये होस्ट के अंदर या होस्ट के बाहर शेल्टर लेता है और इस होस्ट से क्या डिराइव करता है, एनर्जी। इसमें पैरासाइट को फायदा मिलता है और होस्ट को नुकसान होता है। इस रिलेशनशिप को कहते हैं हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये कौन दिखाते हैं, अगर आपने देखा होगा प्लाज्मोडियम, लाइस्टिकस जो होती है, ठीक है, इनमें से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना था जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेक्स सेल्स, सेक्स सेल्स का दूसरा नाम है रिप्रोडक्टिव सेल्स, या इनको हम सिंपली कहते हैं गैमीट्स। क्या कहते हैं, गैमीट्स। ठीक है, सेक्स सेल्स को हम गैमीट्स कहते हैं, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, आगे के जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन और इससे आगे जो क्वेश्चन है, ये सारे मैंने डिस्कस किए हैं, ये सेम है ज़ड सीरीज़ का जो मैंने डिस्कस किया डिटेल में, उसमें ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, वहाँ पर मैंने डिस्कस किया है, इसके बाद का वहीं पर देखना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।